सोचो, एक सुबह जब आप उठते हो और आप देखते हो आपकी सोशल मीडिया ऐप बैन हो चुकी है। न व्हाट्सएप, न यूट्यूब, न ट्विटर, न इंस्टाग्राम। यही हुआ नेपाल में और कुछ घंटों के अंदर ही सड़कें भर गई एंग्री जेन जी प्रोटेस्टर से और क्लैश डेडली। कम से कम 19 लोग मर गए और हंड्रेड्स इंजर्ड हुए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है? दोस्तों, आज नेपाल की जेन जी को समझने के लिए हमें हिस्ट्री की किताब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल की हिस्ट्री एक चीज बार बार प्रूव करती है, यूथ ही चेंज लाते हैं। 1979 का स्टूडेंट प्रोटेस्ट। उस वक्त नेपाल एक एब्सोल्यूट मोनार्की था, मतलब किंग के पास ही पूरा पावर था और पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन था। स्टूडेंट्स को लगता था कि मोनार्की उनकी फ्रीडम और राइट्स दबा रही है। 1979 में छोटे छोटे कैंपसेस और हॉस्टल से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो बाद में नेशन वाइड स्टूडेंट आंदोलन बन गया। नारा था मल्टी पैरिटी सिस्टम लगाओ। मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि काठमांडू की सड़कों पर स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए। 11 स्टूडेंट्स मर गए और हंड्रेड्स इंजर्ड हुए। लेकिन पहली बार किंग बीरेंद्र को पब्लिक प्रेशर के आगे झुकना पड़ा। किंग ने अनाउंस किया एक रेफरेंडम होगा। लोग डिसाइड करेंगे कि नेपाल को मल्टी पैरिटी डेमोक्रेसी चाहिए या मोनार्की सिस्टम कंटिन्यू करना है। रिजल्ट में मेजॉरिटी ने मोनार्की को वोट दिया, लेकिन मोनार्की पर पहली बार दरार पड़ गई। इस प्रोटेस्ट को अक्सर नेपाल का फर्स्ट मॉडर्न प्रो डेमोक्रेसी स्पार्क बोला जाता है। 1990 का जन आंदोलन। 1980 के रेफरेंडम के बाद मोनार्की ने पंचायत सिस्टम कंटिन्यू रखा, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं थी। करप्शन, सेंसरशिप और लैक ऑफ डेमोक्रेसी और बढ़ गया। 1980s के एंड तक पब्लिक फ्रस्ट्रेशन पीक पर थी। स्टूडेंट्स और यूथ फिर से फ्रंट लाइन पर आए। उनके साथ इस बार लॉयर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स और सिविल सर्वेंट्स भी खड़े हो गए। पूरे नेपाल में लाखों लोग सड़कों पर आ गए। स्लोगन था पंचायत हटाओ, लोकतंत्र लाओ। वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स, रैलीज और वायलेंट क्लैशेस हुए। किंग बीरेंद्र को मोनार्की का टाइट ग्रिप लूज करना पड़ा। पंचायत सिस्टम खत्म हुआ और मल्टी पैरिटी डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई। 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल बना, जिसमें मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल बन गई और इलेक्टेड पार्लियामेंट आया। इस आंदोलन में पहली बार एक मल्टी क्लास, मल्टी प्रोफेशन कोलिशन बनी। ये नेपाल के इतिहास का पहला ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेटिक अपराइजिंग था और बैकबोन फिर से वही यंग जनरेशन। तो सवाल ये है, आखिरी स्पार्क क्या थी? 4 सितंबर 2025 नेपाल गवर्नमेंट ने एक धमाका कर दिया। 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, सब। रीजन दिया गया, ये कंपनीज नेपाल में रजिस्टर ही नहीं है और टैक्स नहीं देते। लेकिन जेन जी के लिए ये सिर्फ एक टैक्स इश्यू नहीं था, ये था उनकी वॉइस का बैन, उनके फ्रीडम का बैन और उनकी आइडेंटिटी का बैन। गवर्नमेंट के मेन टारगेट एक्चुअली फेसबुक और टिकटॉक ग्रुप्स थे, जहां यूथ कंटिन्यूअसली करप्शन को एक्सपोज करता था। एक इंटरनल रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें लिखा था कि सोशल मीडिया डिस्टेबलाइजिंग रूरल पार्टीज। मतलब बैन का असली रीजन था डिसेंट को कंट्रोल करना। नेपाल के यूथ ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे। 35% से ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। देश के जीडीपी का बड़ा हिस्सा रेमिटेंस पे चल रहा है। मतलब एजुकेटेड यूथ को गल्फ कंट्रीज और इंडिया जाना पड़ता है जॉब्स के लिए। पॉलिटिक्स में वही पुरानी डायनेस्टी फैमिलीज और नेपो किड्स बैठे हैं। और जब ऊपर से सोशल मीडिया बैन आया, तो लिटरली जेन जी एक्सप्लोड हो गई। इस मूवमेंट का नाम रखा गया द फाइनल रिवॉल्यूशन। वी आर पंचिंग अप, क्योंकि उनका कहना था सालों से रूलर्स हैव बीन डाउन पंचिंग ऑन अस। अब हम ऊपर वालों को पंच करेंगे। पहले ये सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट था, नारा, रैलीज, स्लोगन्स। लेकिन जल्दी ही स्टेट ने
क्रैकडाउन शुरू कर दिया। टीयर गैसेस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स। फिर पुलिस ने लाइव राउंड्स चलाए। एटलीस्ट 19 लोग मर गए और 300 प्लस इंजर्ड हुए। हॉस्पिटल में ब्लड शॉर्टेज हो गया था और डॉक्टर्स खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट उनको इंजर्ड को ट्रीट करने से रोक रही है। और उसी दिन एक और चीज ने फायर को पेट्रोल डाल दिया। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ एक फोटो। पॉलिटिशियन के बच्चे यूरोप और यूएस में नाइट क्लब्स में पार्टी करते हुए, जबकि नेपाल के यूथ अपने फ्यूचर के लिए सड़कों पे मर रहे थे। नेपो किड्स ट्रेंड करने लगे और जेनजी ने कह दिया, हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हो और तुम्हारे बच्चे अब्रॉड सेफ एंड रिच एंजॉय कर रहे हैं। ये बैन सिर्फ एक ट्रिगर था। रियलिटी ये थी कि यूथ की पुरानी फ्रस्ट्रेशन, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और नेपोटिज्म की दर्द भरी कहानी फट चुकी थी और अब जेनजी ने डिसाइड कर लिया था, या तो सिस्टम बदलेगा या हम सिस्टम तोड़ देंगे। प्रोटेस्ट के तुरंत बाद नेपाल में सब कुछ हिल गया। सबसे बड़ा झटका था होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। लेकिन असली सच ये है कि ये रेजिग्नेशन किसी अकाउंटेबिलिटी का कोई स्टेप नहीं था। लीक्ड पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट्स ने दिखाया कि होम मिनिस्टर के खिलाफ रूलिंग पार्टीज के अंदर ही एक सैक्रिफाइस प्लान बनाया गया था ताकि एक स्कैपगोट दिया जा सके और पीएम और रूलिंग फैमिली सेफ रहे। मतलब रेजिग्नेशन एक डैमेज कंट्रोल स्टंट था। असली जिम्मेदारी लेने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप, एमनेस्टी, HRW सबने कंडम किया क्रैकडाउन हो, लेकिन ग्राउंड पे इसका क्या इफेक्ट हुआ? ऑलमोस्ट जीरो। नेपाल की इकोनॉमी चाइना और इंडिया के इन्फ्लुएंस में है। दोनों कंट्रीज ने इंटरनल मैटर कह के साइलेंट मार लिया। मतलब यूथ के ब्लड पर जियोपॉलिटिक्स की बड़ी डील बैठी थी। सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी फैमिलीज की कहानी। एक 19 साल का स्टूडेंट विशाल जो MBBS एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, पुलिस फायरिंग में मर गया। उसके फादर एक टैक्सी ड्राइवर थे और उन्होंने एक नेपाली जर्नलिस्ट को बोला, मेरा बेटा डॉक्टर बनके देश को सर्व करना चाहता था, पर सिस्टम ने उसका ख्वाब चुरा लिया। ऐसे 6 केसेस ऑफिशियली रिपोर्ट है जहां विक्टिम फर्स्ट जनरेशन लिटरेट्स थे। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं, नेपाल के पुअर और एस्पिरेशनल क्लास की लड़ाई है। और दोस्तों, सबसे खौफनाक बात ये है कि इंडिया की कहानी कुछ अलग नहीं। यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट और नेपोटिज्म पर यूथ का गुस्सा उबल रहा है। और अगर नेपाल जैसे छोटे देश में 19 की जान लेने वाला डिजिटल सेंसरशिप रिवोल्ट हो सकता है, तो 1.4 बिलियन के देश में इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा? सोचो, ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये साउथ एशिया के लिए एक वार्निंग बेल है। यूथ को इग्नोर करना, उनकी आवाज को दबाना और उनके डिजिटल स्पेस को सेंसर करना, इसका फॉल आउट किसी भी डेमोक्रेसी को हिला सकता है। अब सोचिए, इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी पॉपुलेशन है, 375 मिलियन यंग इंडियंस। और नेपाल की तरह हमारे यूथ भी अपनी दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। जॉब्स के लिए लिंक्डइन, फ्रीलांसिंग के लिए अपवर्क या फीवर, एक्सप्रेशन के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और ऑर्गेनाइजिंग के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, उनकी करियर, उनकी आवाज और उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। और सोचो, अगर एक दिन ये सब शट डाउन हो जाए। अजीब लगता है, लेकिन ये इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है। 2019 कश्मीर में 213 दिन का इंटरनेट ब्लैकआउट, दुनिया का लॉन्गेस्ट शटडाउन। 2023 मणिपुर में वायलेंस के दौरान 5 महीने से ज्यादा इंटरनेट बैन रहा। CA और फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम भी सिलेक्टिव ब्लैकआउट्स किए गए। मतलब प्रेसिडेंट तो इंडिया में भी सेट हो चुका है, बस स्केल अलग है। और अब ग्राउंड रियलिटी देखिए। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से इंडिया में 20% से ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। CMI सर्वे दिखाते हैं कि कुछ स्टेट्स में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% तक पहुंच गया है। 80% इंडियन इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती उनकी डिग्री के हिसाब से। और पॉलिटिक्स, डायनेस्टी डोमिनेंस।
एक लोकसभा स्टडी के मुताबिक 30% MPs अपने परिवार की पॉलिटिकल लीगेसी से आए हैं। यही फ्रस्ट्रेशन नेपाल जैसी है, बस पॉपुलेशन स्केल इंडिया का 100 टाइम्स बड़ा है। तो क्या होगा अगर इंडिया का जेन जी भी बोले इनफ इज इनफ? अगर 375 मिलियन यंग इंडियंस एक ही डिजिटल ट्रिगर पर यूनाइट हो गए तो इसका स्केल सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन होगा। 2020 के फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली में टिकटॉक बैन के बावजूद यूथ ने इंस्टाग्राम रील्स और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यू किया। मतलब सिस्टम बैन करता है और यूथ नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। यही वजह है कि नेपाल का प्रोटेस्ट सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये एक वार्निंग मिरर है साउथ एशिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए। लेकिन असली सवाल इंडिया के लिए है, क्या हम अपने पड़ोसियों से सीखेंगे या फिर हिस्ट्री को रिपीट होने देंगे और एक दिन हमारे 375 मिलियन जेन जी कह देंगे इनफ इज इनफ। मैं हूँ डॉक्टर मिनाली और ये है इंडिया डिकोड। अगर आपको ये एक आई ओपनिंग लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि फ्रीडम की लड़ाई सिर्फ देश की नहीं होती और इसका एंड भी एक बॉर्डर पे नहीं होता।